हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उस पर हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई कौन कौन सी पावर्स है जो प्रेसिडेंट के द्वारा यूज में ली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि पूरी राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां महत्वपूर्ण है, लेकिन इस फील्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फील्ड के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उन्हीं शक्तियों को हम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेशंस को लेकर। पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उन सेशंस से रिलेटेड क्या क्या पावर्स राष्ट्रपति के पास हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जितने भी सेशंस होते हैं, आप हम लोगों को पता है कि साल में 365 दिन पार्लियामेंट के सेशंस नहीं चलते हैं, है ना। मानसून सेशन चलता है, विंटर सेशन चलता है, अलग अलग समय पर अलग अलग सेशंस चलते हैं। तो उन सेशन को फॉर्मली उनको कॉल करना, जिसको कहते हैं आहूत करना, संसदीय अधिवेशनों को, उनकी बैठकों को आहूत करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर उन सेशंस को पोस्टपोन्ड भी करना है, उनको उनको खत्म भी करना है, तो वो काम भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि संसद की बैठकों को आहूत करना, उनको स्थगित करना, ये राष्ट्रपति की पावर्स के अंदर हम बता सकते हैं, जो कि लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, जॉइंट सेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाती है, सपोज करो कोई विधेयक, बिल जो कि दोनों हाउस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, लोअर हाउस और अपर हाउस के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर आम सहमति नहीं बना पा रही है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो वो संयुक्त अधिवेशन भी किसके द्वारा कॉल किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल किया जाता है। तो ये एक और संसद से जुड़ी हुई उसकी विधायी शक्ति है, जॉइंट अधिवेशन, जॉइंट सेशन को बुलाना। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो जो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर भी रखता है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा का विघटन करना, या हम अपनी और इजी लैंग्वेज में अगर कहें, लोकसभा को भंग करना। ये कंडीशनल है। वैसे जैसे आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना है, लोकसभा के सदस्य एक बार चुने जाते हैं तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कहा गया है कि जब तक संसद में बहुमत दल, लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उसके पास बहुमत रहता है, तब तक वो सरकार बनी रहती है। लेकिन जैसे ही बहुमत खो देती है सरकार, वैसे ही उस दल को, उस सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन कर सकता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, भंग कर दो। और जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब वापस री इलेक्शन होते हैं, नए चुनाव होते हैं। तो ये जो डिसॉल्व करने का पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लोकसभा को डिसॉल्व नहीं करता है, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर रखता है। ये तो हुई जनरल कंडीशन की बात। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी शक्ति है। तो यहां पर अगेन वो अपनी उस स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सपोज करो, हम अभी एग्जांपल लेते हैं कि अभी की एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव हो जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? वो लोकसभा, वो इस्तीफा भी देंगे, और ये भी उनके पास राइट है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट रामनाथ जी कोविंद को दे सकते हैं। रामनाथ जी कोविंद के पास दो ऑप्शन है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है जो उनकी स्वविवेक की शक्ति है। अगर उनको ये लगता है कि एनडीए की मेजोरिटी चली गई है, लेकिन कोई अल्टरनेट है जो कि अभी रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बना सकता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन को इग्नोर करते हुए जो अल्टरनेट है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये उनकी स्वविवेकी शक्ति है।
तो यहाँ पर हम लोग बात बता सकते हैं कि जनरल कंडीशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो लोकसभा को विघटित कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उस डिसॉल्व करने के अंदर भी प्रेसिडेंट अपने स्व विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो ये पहली उसकी विधायी शक्ति हम लोग बता सकते हैं। दूसरी बात यहां पर हम कह सकते हैं नॉमिनेशन। आप लोगों से कल जब मैं चर्चा कर रहा था तो हमने कहा था कि हमारे यहाँ पर 8 प्रेजेंट लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं, है ना। अब 245 को हम बाइफरकेट करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, 233 मेंबर्स तो अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं उन 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वो 12 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो 12 मेंबर्स होते हैं आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस के अंदर जो एक्सट्रीम लेवल की कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है, उन लोगों को आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है। और इसी तरह से आर्टिकल 81 ये कहता है कि लोकसभा के अंदर अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये नॉमिनेशन का पावर जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के हम लेजिस्लेटिव पावर्स के रूप में समझ सकते हैं। आर्टिकल 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है और आर्टिकल 81 लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन लोगों को नॉमिनेट करता है। तीसरी लेजिस्लेटिव पावर्स जो हम बता सकते हैं वो है स्पीच से जुड़ी हुई, मैसेज या स्पीच, संबोधन या संदेश, जो कि आर्टिकल 86 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 86 क्या कहता है कि आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, हमें पता है कि सामान्य तौर पर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद जब पहली बार लोकसभा का जो अधिवेशन होता है, उस पहले सेशन को संबोधित करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ये पहली कंडीशन, हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन कंडक्ट हो रहा है उसको संबोधित करता है राष्ट्रपति। एक दूसरी बात और, न केवल हर जनरल इलेक्शन के बाद बल्कि हर वर्ष, इन एवरी ईयर, जो पहला सेशन होता है उस पहले सेशन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, राष्ट्रपति वही बात बोलता है जो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उनको रिटर्न में दिया जाता है, लेकिन फिर भी फॉर्मली हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद को संबोधित करने का काम करता है। एक तीसरी बात यहां पर हमको बता सकते हैं, ये पहली बात जो थी वो तो स्पीच से जुड़ी हुई थी, दूसरा मैसेज से जुड़ी हुई बात है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लंबे समय से अटका हुआ है तो ऐसे विषय के संबंध में राष्ट्रपति अपना मैसेज कन्वे कर सकता है पार्लियामेंट को कि इस पर आपको कोई स्टेप उठाना चाहिए या इस तरह से आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। मतलब वो अपना कोई भी मैसेज किसी भी डिले होने वाले बिल पर, लंबित विधेयक के ऊपर वो मैसेज दे सकता है, या उसको लगता है कि कोई कंसर्न ऐसा है जिस पर उसको अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए, तो उस विषय के ऊपर भी वो आर्टिकल 86 के तहत मैसेज कन्वे कर सकता है। तो ये तीसरा संबोधन और संदेश देने की विधायी शक्ति हम राष्ट्रपति की बता सकते हैं। चौथी बात जो लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई है, वहां हम बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है जनरली पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रेजेंट करने का काम पार्लियामेंट के मेंबर्स का होता है, लेकिन कुछ विधेयक, कुछ बिल ऐसे हैं जिनको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश, या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक है। ये थ्योरेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये डिसाइड किया गया है कि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के या बिना राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। सारे बिल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बिल की बात कर रहे हैं जो कि बहुत महत्व के बिल हैं। कौन कौन से बिल वो हो सकते हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी नए स्टेट को फॉर्म करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, अभी लेटेस्ट हम बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो ये जो नए राज्य बने हैं, इनका प्रपोजल, अगर ऐसे नए राज्य बनाने का प्रपोजल अगर पार्लियामेंट में रखना है तो उसके पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी है।
इसी तरह किसी एग्जिस्ट राज्य की बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो उन चेंजेस लाने से रिलेटेड बिल्स पर भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं बजट, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर बजट प्रस्तुत करने का काम कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी उनको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, या हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर एक फंड है संचित निधि के नाम से, इमरजेंसी के लिए। तो अगर उस संचित निधि में से कोई पैसा खर्च करना हो तब उससे रिलेटेड बिल भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत किए जाएंगे। मेरे कहने का मतलब, जनरल सामान्य तौर पर तो बिल कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर्स अपनी इच्छा से प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि उनसे रिलेटेड बिल प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की प्री परमिशन या उसकी रिकमेंडेशन एसेंशियल है। तो वो उसको अभी हमने यहाँ पर राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स के रूप में देखा। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, कानून कब बनता है? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको पारित कर देते हैं, और उसको पारित करने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है तो उस कंडीशन में वो बिल लॉ बनता है। कहने का मतलब, किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए क्या जरूरी है? संसद के द्वारा पारित करना और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना। लेकिन संसद अगर किसी विधेयक को पास कर देती है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां होती है। आर्टिकल 111 के अंदर इन तीनों कंडीशंस को बताया गया है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर सिग्नेचर कर सकता है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वो बिल तुरंत कानून बन जाता है। ये पहली कंडीशन। संसद के द्वारा किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी तुरंत स्वीकृति देकर हस्ताक्षर करके उसको कानून का रूप दे सकता है। राष्ट्रपति की इसी से रिलेटेड दूसरी बात क्या है कि वो अगर स्वीकृति नहीं देना चाहे तो वो उसको अपने पास डिसीजन के लिए पेंडिंग रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। मतलब राष्ट्रपति ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, सिग्नेचर नहीं किया, वो कानून नहीं बना, वो अभी वेटिंग लिस्ट में है, वो अभी रिजर्व है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ये दूसरा पावर का यूज कर सकता है। और तीसरा पावर राष्ट्रपति के पास क्या है कि राष्ट्रपति को लगता है कि पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है उसमें कुछ करेक्शंस किए जा सकते हैं, उसको कुछ और अच्छी तरीके से अमेंडमेंट के द्वारा सुधारा जा सकता है, तो वो अपने सजेशंस के साथ उसे वापस पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकता है ना, रिव्यू करने के लिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन को इग्नोर करते हुए वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो राष्ट्रपति उस संसद की इच्छा का सम्मान करते हुए उसको पारित करेगा, है ना। यहां पर पहली बात। दूसरी बात, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करते हुए भी उस बिल को वापस अमेंडमेंट के साथ प्रेसिडेंट के पास भेजे और प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर के द्वारा लॉ के फॉर्म में बना सकता है, उसको मान्यता दे सकता है। तो ये आर्टिकल 111 अनुच्छेद की हम बात कर रहे थे कि किसी भी बिल को कानून बनाने को लेकर राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां हैं, उसको स्वीकार करने की, उसको वापस पुनर्विचार के लिए लौटाने की और उसको अपने पास रिजर्व रखने की। ये 3 शक्तियां अनुच्छेद 11 के तहत हम बता सकते हैं। ये तो हुआ जो पार्लियामेंट के बिल हैं, जो आप हमको पता है हमारे यहाँ पर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट, है ना। तो अभी हम ये बात कर रहे थे पार्लियामेंट कौन सी लिस्ट पर कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट के विषय पर। तो आर्टिकल 111 में यूनियन लिस्ट के विषय से जुड़े हुए बिल पर ये 3 तरह की बातें हम लोगों ने करी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं। स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून कौन बनाता है? स्टेट असेंबलीज कानून बनाते हैं। लेकिन स्टेट असेंबलीज की इस ज्यूरिसडिक्शन पर भी, इस क्षेत्र के संदर्भ में भी प्रेसिडेंट को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नर चाहे तो कुछ विषयों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है ना।
अब अगर ऐसे विषय राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड आए, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल में पार्लियामेंट के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति की परमिशन होती है, उसी तरह से स्टेट्स के अंदर विधायिका विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर की परमिशन, उसके सिग्नेचर रहते हैं। लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो उन बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है, उनको फॉरवर्ड कर सकता है। ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां हैं। पहला, वो उस बिल को स्वीकार कर सकता है, दूसरा, वो उसको अपने पास रिजर्व रख सकता है, और तीसरा, वो रिव्यू करने के लिए उन बिल्स को वापस कंसर्न स्टेट असेंबली के पास लौटा सकता है। लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल, राज्य सूची का कोई बिल विचाराधीन आया है, राष्ट्रपति उसको वापस रिव्यू के लिए स्टेट असेंबली को रिटर्न करता है, स्टेट असेंबली उसको एज इट पास कर देती है, तो उसको अप्रूवल देने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। आप यहां पर देखिए, ये जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था आर्टिकल 111 में, उसमें हमने क्या कहा था, संसद अगर कोई रिव्यू करने के वाले बिल को वापस पास कर देती है तो राष्ट्रपति बाउंड है उस पर अपनी परमिशन देने के लिए। लेकिन स्टेट असेंबली के द्वारा रिव्यू किए गए बिल को यदि वापस भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति बाउंड नहीं है उस पर अपनी परमिशन देने के लिए। तो ये एक डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से बिल हैं जिनको राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जा सकता है? तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट के द्वारा जो प्रॉपर्टी अधिग्रहण करने के लिए जो एक्ट बनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड बिल्स को राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रखा जा सकता है। अगर कोई ऐसे बिल जिससे सेंटर की पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तब स्टेट असेंबली के ऐसे बिल राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखे जा सकते हैं। या कुछ स्पेशल टैक्सेस वाले बिल जो हैं, उन बिलों को भी राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किए हैं, जिन पर गवर्नर जो है वो स्टेट असेंबली के द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की एक्सेप्टेंस के लिए फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये एक और हम उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स के रूप में बता सकते हैं। फिर अगर हम अगली बात करें लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई लेजिस्लेटिव पावर्स में, तो एक महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर हम लोग कर सकते हैं आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 है ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या है? आधा आदेश। कानून पूरा आदेश होता है, और कानून बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन हमको ये भी पता है कि साल भर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है, वर्ष पर्यंत संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है। तब ऐसा समय, ध्यान रखना, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? ऐसे समय में जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर काम करना जरूरी हो, उससे रिलेटेड कोई कानून नहीं हो, तब ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट उस काम को करने के लिए एक आदेश जारी करता है। उस आदेश को कहा जाता है, ये ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है। और उस अध्यादेश का इंपैक्ट कानून की तरह ही होता है। जिस तरह कानून पावरफुल होता है, उसी तरह से ऑर्डिनेंस भी पावरफुल होता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस कब तक इफेक्टिव रहता है? जैसे ही संसद का, पार्लियामेंट का अगला सेशन शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह तक, यानी कि तकरीबन 1.5 महीने तक वो ऑर्डिनेंस इफेक्टिव रहता है। इस 1.5 महीने की अवधि के दौरान यदि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किए गए ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर देती है, तब तो वो कानून बन जाता है। और अगर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देती है तो वो तुरंत प्रभाव से वहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, हम लोग बात करते हैं, हम लोग मुख्य बात क्या बता सकते हैं यहाँ पर, कि प्रेसिडेंट का ये पावर है कि वो पार्लियामेंट का सेशन जब नहीं चल रहा हो तब वो आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार रखता है, और साथ ही साथ वो जब चाहे तब उस ऑर्डिनेंस को समाप्त करने की शक्ति भी अपने पास रखता है। ये उसका एक और लेजिस्लेटिव पावर्स जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगली चीज यहाँ पर जो लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई है, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो है वो
प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो भी काम कर रहा है एनुअली, वार्षिक रूप से, तो उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर रखवाने का दायित्व राष्ट्रपति का है। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की परमिशन से, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ऑडिटर जनरल या कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो उसके फंक्शंस की रिपोर्ट से वो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत की जाती है। इसी तरह से जो अलग अलग कमीशंस हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हुआ या पहले जो प्लानिंग कमीशन था, इनकी रिपोर्ट्स को भी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इन आयोगों को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि इन आयोगों की रिपोर्ट्स प्रतिवेदन समय समय पर राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये एक और उसकी विधायी शक्ति। एक और अगली बात यहां पर हम बता सकते हैं, आर्टिकल 85 और आर्टिकल 108 के तहत जब भी पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, इसकी कोई जॉइंट बैठक बुलवानी है, जॉइंट बैठक कब बुलवाएंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर किसी बिल को लेकर दोनों हाउस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जॉइंट बैठक बुलाई जाती है। तो उस जॉइंट बैठक के अंदर जो फंक्शन कंडक्ट करने के रूल्स होंगे, कार्यवाही बनाने के जो नियम होंगे, वो नियम तय राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाएंगे आर्टिकल 85 और 108 के तहत। तो ये एक और उसकी हम विधायी शक्ति बता सकते हैं। और एक आखिरी विधायी शक्ति जो राष्ट्रपति की बताई जा सकती है, वो है संसद के जो दोनों हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, उसकी चेयरमैनशिप को लेकर है। हमें पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। जिस समय जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है, और राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति का चयन भी करती है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों का प्रोविजन राज्यसभा में भी है, और इसी तरह से लोकसभा में भी एक चेयरपर्सन होता है, लोकसभा स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, और एक उसका डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है जिसको हम लोकसभा का उपाध्यक्ष कहते हैं। इन कंडीशन अगर ये दोनों ही सदनों के अंदर, इन दोनों हाउसेस के अंदर किसी कारणवश स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं हो, तब उन हाउस को कंडक्ट कौन करेगा? तब ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो टेम्परेरी चेयरपर्सन को नियुक्त करेगा। हाउस के ही मेंबर्स में से कौन अस्थायी अध्यक्ष होगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा। कब? जब दोनों हाउसेस के अंदर चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन ना हो, उस कंडीशन के अंदर। तो ये भारत के राष्ट्रपति की कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स थी जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया।